हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। मैं आज लेकर आ गया हूं साइंस का 40 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके बिहार बोर्ड 2025 के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो पहले तो जान जाइए, आर बराबर होता है, क्या होता है, 2f। आर बराबर होता है 2f। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2, यानी वक्रता त्रिज्या दिया है 20, 40 दिया है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा इसका, आधा, 20 सेंटीमीटर। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो सबसे ज्यादा किस में चाल होता है, प्रकाश का, तो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, तो उससे कम ही होगा वायु में। तो आपका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद है कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इस कारण प्रकाश का क्या होता है, यानी कि इसका कारण क्या होता है बताना है। अपवर्तन होता है, परावर्तन, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या वर्ण विक्षेपण। तो आपका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, यानी कि आपको बताना है कि दोनों माइनस में है जब फोकस दूरी, तो क्या होगा, क्या अवतल होगा दोनों, क्या उत्तल होगा, या दर्पण अवतल होगा, या उत्तल लेंस होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो माइनस में है तो आपका दोनों अवतल हो जाएगा, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है, मस्तिष्क उत्तरदायी है क्या, सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या हृदय स्पंदन के लिए, या इनमें से सभी के लिए। तो मस्तिष्क जो है वह सभी के लिए उत्तरदायी होता है, मस्तिष्क जो है वह सभी के लिए उत्तरदायी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि किस प्रकार के नेत्र दोष में दूर की पर वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है, यानी कि बताना है किस प्रकार का नेत्र दोष में प्रतिबिंब पहले बन जाता है। तो दूर बिंदु में, या दूर दृष्टि में, या निकट दृष्टि में, या मोतिया बिंद में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ता है, निकट दृष्टि दोष। यानी कि निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु इसमें नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ कह रहा है कि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। मान लीजिए रेटिना यहाँ पे है, इसका रेटिना यहाँ पे है, तो प्रतिबिंब यहीं पे बन जाएगा, तो पहले ही बन गया, तो इसके क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि को कब कहेंगे, तो इसके बाद में बन जाता है दूर दृष्टि। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि एक किलोवाट एक किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, क्या 0.36 के 10 के पावर 10 जूल के, या 1.6 गुणे 10 पर -19 जूल के, या 3.6 गुणे 10 पावर 6 जूल के, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, याद रखिएगा। उसके बाद है, विभव का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है, ओम में कूलम या एम्पियर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट होता है विभव का। उसके बाद है, अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब से को कितना 250 वोल्ट के एक पदार्थ से जोड़ा गया है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो आपका मान ज्ञात करना है, तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर होता है, जो वाट है तो पी बटा भी होता है, क्या होता है, पी बटा भी, यानी पी बटा भी। तो पी कितना दिया है, 100 वाट, तो 100 वाट को रखेंगे पहले, 100 वाट बटा 250, तो इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और इसके भाग देंगे तो 0.4 आंसर आ जाएगा। 25 को 10 में भाग देंगे तो, यानी धारा कितना बढ़ा है, तो 0.4 एम्पियर। उसके बाद है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो क्या होता है, ओम का नियम से भी बराबर आई और आर। तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आई। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है। तो ग्राही यानी जो ग्राह कर ज्ञान को अर्जित करता है, क्या 2, 3, या 4, या 5। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5, यानी कि 5 ग्राही इंद्रिया होती है, ज्ञान इंद्रिय। जो कौन कौन होता है, तो आंख होता है, नाक होता है, कान होता है, और चमड़ा होता है, और एक क्या होता है, त्वचा होता है। उसके बाद है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, क्या वेबर पर मीटर स्क्वायर, या वेबर मीटर, या वेबर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वेबर, क्या हो जाएगा, वेबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाली एसी की आवृत्ति होती है, कितना होता है, 45 हर्ट्ज, या 50 हर्ट्ज, या 60 हर्ट्ज, या 100 हर्ट्ज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। क्या लकड़ी नहीं है, गोबर गैस नहीं है, कोयला नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। तो जैव मात्रा जो जैव से प्राप्त नहीं होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो अग्नाशय से, छोटी आंत से, या यकृत से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? किसका होता है? इस्पात का, पीतल का या नरम लोहा का? इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नरम लोहा का। सी नंबर आंसर सही होने वाला है। उसके बाद है 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब को तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि इसके जो प्रतिरोध बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा 484। तो इसको बनाकर हम बता सकते हैं। देखिए क्या होता है। तो आपको पी पहले आई निकालना होगा। तो आई कैसे निकलेगा? 100 में आपको भाग देना होगा किससे? तो 220 से। तो कटेगा और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 बटा आ जाएगा। 5 बटा कितना 11 आ रहा है। तो 5/11 आ रहा है। उसके बाद आपको दिया है कि तंतु का प्रतिरोध द भी बराबर क्या होता है? आई आर बराबर भी बटे आई। तो भी कितना दिया? 220 वोल्ट दिया है आपको। 220 और आई कितना आया है? तो 11/5। तो 5 को रख देंगे, ऊपर गया 11। तो आपका 5 से यह कटने वाला है तो 44 हो गया। तो 44 में 11 से गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 484। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? क्या बैंगनी, हरा, लाल या पीला? तो किसका तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो लाल का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। उसके बाद है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, किसमें गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में या उपरितक में सभी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद है के सी एल ओ थ्री को गर्म करने पर क्या मुक्त होगा? क्या O2 मुक्त होगा या Cl2 मुक्त होगा या CO2 मुक्त हो गया? इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा O2 मुक्त होगा। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? तो इससे ज्यादा सक्रिय जो धातु होगा वही ना विस्थापित कर पाएगा। तो कौन होगा? क्या टीन होगा या कॉपर होगा या जिंक होगा या सिल्वर होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक क्या करेगा? इसको विस्थापित करेगा। लेकिन न टीन कर पाएगा, न कॉपर कर पाएगा, न सिल्वर कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल एक है, क्या है? प्रबल अम्ल है, निर्बल अम्ल है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो निर्बल अम्ल है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है बेकिंग सोडा का सूत्र है, क्या Na2CO3 है या NaHCO3 है या CaHCO3 का होल्ट वाइस है या MgCO3 का होल्ट वाइस है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा NaHCO3 बेकिंग सोडा का। लेकिन आपको धोवन सोडा का पूछता तो Na2CO3 और इसमें 10H2O लग जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है कि पीतल है। पीतल क्या है? एक धातु है, धातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो पीतल एक मिश्र धातु होता है, मिलाकर बनता है। उसके बाद है एक धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, क्या? जस्ता को, तांबा को, पारा को या सोडियम को? तो याद रखिएगा सोडियम को काटा जा सकता है आसानी से। उसके बाद है हेमेटाइट अयस्क किसका है? एल्युमिनियम का है, लोहा का है, कॉपर का है या आपका इसके बाद है क्रोमियम का? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोहा का हेमेटाइट अयस्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? क्या 1s2 2s2 या 2p2 होता है? क्या 1s2 2s2 2d2 या 1s2 2p4? आपका इनमें से कौन सा होगा? तो पहले तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो एक में रहता है 2, पहले रहता है ये नाभिक है और इसके बाद रहता है इसमें मान लीजिए 2 है, उसके बाद है 2 रहता है, उसके बाद फिर 2 रहता है। यानी कि एक तो रहता है वो 1s2 में, उसके बाद रहता है दूसरा में 2s2 में, उसके बाद 2p2 में। यानी ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला बढ़ते हैं कि इथीन के बहुलीकरण से बनता है, क्या बनता है? इथेन बनता है या बेंजीन बनता है, पॉलीथीन बनता है? इनमें से कोई नहीं। तो इथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। सी नंबर आंसर सही होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन का सामान्य सूत्र कितना होता है? क्या C6H12 होता है या C5H6 होता है या C6H6 होता है या C6H4 होता है? तो आपका सही आंसर होने वाला है C6H6। ये सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पर चलते हैं। अगला है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? लोहा का है, तांबा का है, एल्युमिनियम का है, टीन का है? तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वह लोहा का मिश्र धातु होता है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कब पारित किया गया था, मान कब दिए थे? तो क्या 1893 में या 1793 में या 1892 में या 1883 में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1893 में। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है पीएच का मान 7 हो तो विलयन कैसा होता है? जब 7 होता है तो क्या होता है? क्षारीय होता है या अम्लीय या उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर सही हो जाएगा उदासीन होता है। सी नंबर आंसर सही होने वाला है।
जब 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय होगा, इतना याद रखिएगा। उसके बाद ये आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। क्या है कि अम्लीय धातु है या क्षारीय धातु है या अक्रिय धातु है या मिश्र धातु है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय धातु होते हैं। अगर दूसरा का पूछता है आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग का तो क्षारीय मृदा धातु बताइएगा, और अंतिम का पूछता है 18वां का तो उसमें निष्क्रिय गैस होते हैं। ठीक है। उसके बाद है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। क्या C6H12O6 होता है या CH3COOH होता है या CH3CHO होता है या CHCl3 होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है कि अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। तो कितने तत्वों का पता लग चुका है कि 118, 114, 104 या 106। तो 116 तो आपका आंसर सही हो जाएगा 114। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। क्या संयोजन क्रिया से या प्रकाश संश्लेषण से या अपघटन से या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण से संतुलन बना रहता है ऑक्सीजन का। उसके बाद है हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है। तो मस्तिष्क तंत्रिका या मुख या अस्पर्शक। तो मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, मस्तिष्क याद रखिएगा, दिमाग नहीं होता है। उसके बाद है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। 2, 8, 1 या 4। तो 4 कोष्ठक होते हैं, दयालिन, बयालिन और दयानिलय, बयानिलय। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि ओजोन परत पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। वायुमंडल के निचले सतह में या वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। उसके बाद है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, कौन सा है। टीबी है, मधुमेह है, रक्तचाप है, एनीमिया है। तो रक्त में जब आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। डी नंबर से सही हो जाएगा। तो आगे का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो इसे अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।